Mahatma Nursing College, Nalagarh. And I would like to welcome our today's guest from Brahma Kumari from Nalagarh. I would like to welcome Didi B.K. Alika, who is in charge of Nalagarh for Brahma Kumari. Okay, I would also like to welcome Mr. B.K. Pramod Kumar, who is a motivational speaker. ठीक है, सर आपको बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीच भी देंगे। मैम भी सर भी ठीक है, आपको अच्छे से वो लिसन करना है ताकि फिर आपको माइंड से लाइट से आपके पास हेल्प होगी। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम से कुछ भी आपको हेल्प मिलेगी उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। क्लियर है? एंड आई वुड आल्सो लाइक टू वेलकम मिस्टर पीके राजेंद्र सर, मिस्टर पीके विनोद कुमार सर, मिस्टर पीके धीरज सर, हु आर द सेक्रेटरी ऑफ नालागढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। ठीक है, और अब हम कंटिन्यू करेंगे सर आपसे जिस तरीके से। ओके, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर पीके प्रमोद कुमार सर कि वो अपनी मोटिवेशन स्पीच जो है वो स्टार्ट करें आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसा बताया मेरे बारे में, नाम पीके प्रमोद कुमार है। प्रोफेशनली आई वाज अ फिजिक्स लेक्चरर। 14 ईयर तक मैं एक फिजिक्स लेक्चरर के रूप में काम कर रहा था और आज की डेट में मेरी अपनी खुद की कंपनी है। आई एम डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड मेरे और भी बिजनेस हैं और साथ साथ मैं लास्ट 29 ईयर से अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हूँ। तो मैं ये सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा और ये सारा एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करूँगा कि लाइफ जो है वो कॉम्बिनेशन होती है कई चीज़ों की। हाँ या ना? जो जीवन है वो कई का कॉम्बिनेशन होता है, कई स्टेजेस से गुजरता है ये जीवन। हम बचपन में होते हैं कुछ और होते हैं, थोड़े टीनेज में आते हैं तो कुछ और हो जाते हैं, एडल्ट में होते हैं तो कुछ और हो जाते हैं, और जब हम अपनी ओल्ड एज की हो जाते हैं तो कुछ और हो जाते हैं। ये सारी स्टेजेस आप सबने भी देखी है या नहीं देखी है? देखी है ना? ठीक है, हमने अभी वो स्टेजेस जी नहीं है सबकी सब, पर देखी सबने है ना। और कहते हैं दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं वाइज पीपल, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक होते हैं वाइज पीपल, एक होते हैं स्मार्ट पीपल और एक होते हैं स्टूपिड। कितने तरह के लोग होते हैं? हाँ, जो वाइज होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। जो स्मार्ट होते हैं वो एक बार गलती करते हैं पर दोबारा गलती नहीं करते हैं, वो अपनी गलती से सीख लेते हैं। और स्टूपिड ये मानते हैं कि इंसान तो गलतियों का पुतला है, यानी गलती करते रहना उसका धर्म है। जैसे मैं इस बात को बता दूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एक बार एक व्यक्ति था, वो घर से बाहर निकला और केले का छिलका पड़ा हुआ था, तो केले के छिलके पे उसका पैर पड़ा और वो फिसल गया। क्या हुआ? फिसल गया। अगले दिन फिर घर से बाहर निकला, फिर छिलका पड़ा हुआ था, कहता है वो आज फिर फिसलना पड़ेगा। उसके बाद अगले दिन फिर घर से बाहर निकला तो 2 छिलके पड़े थे, सोचता है आज किस पे पहले फिसलूं। कुछ लोगों की क्या आदत होती है, उन्हें गलती करना अच्छा लगता है। लेकिन लाइफ की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज लाइफ इन वन वर्ड? आप में से कोई बताए, जीवन किसे कहते हैं? लाइफ क्या है? कोई भी बताइए। और पहली बात देखो, आप ना बिल्कुल बोल्ड रहिए, ये मत सोचिए यहाँ कोई बड़े बड़े से लोग आ गए कुछ बताने वाले करके। मैं आप में से ही एक हूँ, बिल्कुल आपके जैसा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैं सिर्फ आपका अनुभव बांटने आया हूँ। मेरा मकसद आपके साथ में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं करना है कि मैं यहाँ पे खुद को बड़ा दिखाऊं और आप मुझे सुन रहे हो तो आप छोटे हो जाते हो। नहीं, वी ऑल आर इक्वली इंटेलिजेंट। बस हम सबकी क्या है, हमारे फील्ड्स अलग अलग है। दुनिया में कोई भी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता और दुनिया में कोई भी कम इंटेलिजेंट नहीं होता। ये सबसे बड़ा मिथ है इस दुनिया का। जो लोग किसी ज्यादा पढ़े लिखे को, ज्यादा पोजीशन वाले को इंटेलिजेंट मान लेते हैं, और जो कुछ थोड़ा सा कमजोर होता है, मेरे लिए तो एक मोची भी बिल्कुल मेरे बराबर इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसके काम को मैं उससे बेहतर नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो मेरी बात? लाइफ में जब आप ऐसा सोचना शुरू करोगे तो ही इंसानियत जिंदा रह सकती है। जब तक आप ये डिफरेंसेस क्रिएट करते रहेंगे पोजीशंस के बेस पर या पैसे के बेस पर, तब तक आप इस दुनिया को केवल गंदा बनाएंगे, कभी भी आप इस दुनिया को अच्छा नहीं बना सकते। एम आई राइट और रॉन्ग? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ इन वन वर्ड? पार्टिसिपेट कीजिए, बोलिए। कोई भी, जो भी, आप कुछ गलत नहीं बताएंगे, आप अपनी समझ से राइट बताएंगे, लेकिन सिर्फ परसेप्शन अलग अलग होते हैं। मेरा परसेप्शन आपसे अलग हो सकता है,
हो सकता है कि मेरे पास थोड़ा सा परसेप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट हो जाए कि मैंने कुछ चीजें अलग से पढ़ रखी होंगी या समझ रखी होंगी, या मैं आपसे ज्यादा एज का हूं, तो हो सकता है मेरे पास वो अनुभव ज्यादा होगा, लेकिन आप अपनी उम्र के हिसाब से जो भी बताएंगे वो बेस्ट होगा। इसलिए कभी भी आंसर देने से मत घबराइए। लाइफ में कुछ सीखना चाहते हो, है ना। मैं जब आईआईटी के लिए प्रिपेयर हो रहा था, मैंने आईआईटी क्वालिफाई किया 1997 में, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था उसके लिए, तो मेरे मैडम थे, एक मैडम रॉय, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली, लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो सबसे पहले बेशरम बन जाओ। द फर्स्ट रूल टू लर्न, है ना, बी बोल्ड, है ना। बेशरम, बोल्ड को हिंदी में बेशरम ही कहते हैं, ठीक है। हाँ, वैसे अंग्रेजी में बोल्ड बोलना अच्छा लगता है ना, आई एम बोल्ड, लेकिन हिंदी में बोलो मैं बेशरम, है ना, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। सो समझने की बात है यहाँ पर, हम सबको बोल्ड होना चाहिए। बोल्ड वही हो सकता है जिसमें गट्स होते हैं, और अपनी गलती स्वीकार करना दुनिया का सबसे अच्छा इंटेलिजेंस होता है, पता है आपको। द डेफिनेशन ऑफ ट्रू इंटेलिजेंस इज एडमिट फर्स्ट दैट यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। आपको अगर कुछ नहीं आता है, आप उसे अगर एडमिट कर लेते हो कि मुझे नहीं आता है, आप दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वान हो। सबसे बड़ा मूर्ख वो है जिसे आता नहीं है पर वो आने का दिखावा करता है कि उसको आता है, और फिर वो उस एक ना दिखावे को करने के लिए कि पता ना चल जाए के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता रहता है। हसन उसका दिल कैसा रहता है, बोझिल। आप जानते हो जब किसी का मन बोझिल हो जाता है तो वो एनफ क्रिएटिव नहीं रहता है, हाँ या ना। आप चेक कर लेना, आप जब भी कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे होंगे, आपका माइंड ऑलवेज डिस्टर्ब रहेगा, वो कुछ भी सीखने की स्थिति में नहीं होगा, हाँ या ना। और जब आप बिल्कुल हल्के होते हैं, सब बोल्ड एनफ होते हैं, किसी को कुछ भी पता है, रहने तो पता, वी आर ट्रांसपेरेंट एनफ, हमें कोई डर नहीं है, तो फिर हम ज्यादा सीखते हैं, हाँ या ना। सो लाइफ में पहली बात आप ये समझ लो, अगर आपको कुछ नहीं आता है, डोंट ट्राई टू शो दैट यू नो, एडमिट फर्स्ट आई डोंट नो, देन यू कैन लर्न। इसीलिए कहते हैं एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट पावर टू लर्न। स्वीकार करना पहली शक्ति होती है लर्न करने की। सो बी बोल्ड एनफ। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ? यस प्लीज। एक्सपीरियंस, ओह दैट्स फैंटास्टिक, गुड, प्लीज। और कोई भी। ब्यूटीफुल जर्नी, दैट्स फैंटास्टिक, यस। लेसन, यस, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं। और कोई बताएगा? यस, आप जो भी बताएंगे उसमें एक राज है, आपने जो बताया गलत नहीं है, डेफिनेट बात है। लाइफ बीत रही है, उसमें एक्सपीरियंस भी हो रहा है, लाइफ हमें लेसन भी दे रही है, और जैसा मैंने बताया लाइफ एक जर्नी है। तीनों बातें सही है, लेकिन मैं आपको एक वर्ड में एक और चीज बताता हूं जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। लाइफ इज ऑल अबाउट टाइम। लाइफ और कुछ भी नहीं है, सिर्फ समय है। तभी हम क्या कहते हैं, समय आबाद जीवन आबाद, समय बर्बाद जीवन बर्बाद, आया ना। लाइफ इज ऑल अबाउट टाइम, सो अंडरस्टैंड द टाइम। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, क्या मुझे समय बर्बाद करना चाहिए, समय आबाद करना चाहिए? अच्छा, अगर मैं कोई बात छिपा रहा हूं, छिपाने में मेरा टाइम वेस्ट हो गया, क्या मुझे आराम मिलेगा? मिलेगा? अच्छा, अगर मेरा, अभी सोच के देखिए, क्या आप दोबारा से बच्चे बन सकते हो? तो आप जो गलतियां करके आगे उन्हें सुधारने का मौका है क्या आपके पास? हाँ है ना। उस उम्र की जिस उम्र में गलतियां हो गई, अब उन गलतियों को सुधारने का टाइम नहीं है आपके पास। अब बस उससे ये लेसन लेने का टाइम है, जो सिस्टर ने बताया कि लेसन वाली जो बात है, वो लेसन लेने का टाइम है कि अब आगे सेम वो गलती रिपीट ना हो। हम कभी भी जब दोबारा से उस उम्र में नहीं जा सकते, तो जाकर के उस उम्र की गलतियां भी दोबारा जाकर ठीक नहीं कर सकते। लेट्स से कि आप सबको इस बात का अनुभव होता होगा कि जब हम पहले पढ़ रहे थे, काश थोड़े से और ज्यादा पढ़ रहे थे, लगता है आज, है ना, तो कुछ कर जाते, लेकिन अब तो कुछ, अब काश तो पूरा हो नहीं सकता, काश तो निकल गया, है ना। अब काश की आस तो पूरी होने वाली है नहीं। अब तो क्या है, अब अगली आस के बारे में है कि जो यहां से लाइफ स्टार्ट होगी, क्या मैं आज से 5 साल बाद फिर से काश बोल रही होंगी या ये बोल रही होंगी, आई डिड इट, आई डिड इट। Am I right or wrong? इन सारी चीजों को समझने के लिए एक ही चीज हमारी जिंदगी में हमारे साथ काम करती है, अगर हम उसको अंडरस्टैंड कर लें तो हमारी लाइफ ब्यूटीफुल हो सकती है। वो क्या चीज है? दैट इज इंटेलिजेंस। क्या चीज है वो? हम सब चाहते हैं बचपन से ही, क्या कहलाया जाना? इंटेलिजेंट। लेकिन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? मैं कैसे जानूं कि मैं भी इंटेलिजेंट हूं या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं?
आपकी नजर में इंटेलिजेंट कौन है? आप कैसे जानेंगे कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं? आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी नजर में कौन इंटेलिजेंट है? देखो, सन्नाटा होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ कुछ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तभी ज्यादा लर्न करेंगे ना। ये टू वे कन्वर्सेशन होना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने तो बोला कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आई एम नॉट, आई एम एन इंस्पिरेशनल स्पीकर। आई नेवर बिलीव इन मोटिवेशन बिकॉज मोटिवेशन इज ऑलवेज टेम्परेरी। आप तो साइंस के ही बच्चे होंगे, आपने फिजिक्स में पढ़ा है सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है। क्या ज्यादा बेहतर है, म्यूचुअल या सेल्फ? क्या बेहतर है? हाँ, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ना कि म्यूचुअल। क्योंकि म्यूचुअल दूसरी सेकेंडरी कॉइल की वजह से नहीं हो सेकेंडरी कॉइल तो, लेकिन सेल्फ किसकी वजह से? खुद की वजह से। ऐसे ही मोटिवेशन है। मोटिवेशन इज म्यूचुअल इंडक्शन, इंस्पिरेशन इज सेल्फ इंडक्शन। इंस्पिरेशन विद इन, मेरे अंदर से निकलने वाला इंस्पिरेशन। सो ऑलवेज ट्राई टू बी इंस्पायर्ड, नॉट टू बी मोटिवेटेड। मोटिवेशन बहुत टेम्परेरी चीज होती है एंड मैं इसमें कभी बिलीव नहीं रखता। अगर मुझे खुद को खुद मोटिवेट करना आ गया, ये इंस्पिरेशन है। जब तक मुझे कोई दूसरी चीज सुननी पड़ती है, किसी को मेरे को बताना पड़ता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, और तब मैं वो कर पाता हूं, तो वो मोटिवेशन है। आजकल हम बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हैं, देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, थोड़ी देर बाद मैं आपको 50 कहानियां सुना जाऊंगा अच्छे अच्छे लोगों की, उन्होंने ये कर डाला, उससे क्या होगा? थोड़े मोटिवेट होंगे, बट क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज यू आर अ डिफरेंट माइंड, यू आर अ डिफरेंट माइंड, यू आर अ डिफरेंट, यू हैव अ डिफरेंट फील्ड, you have a different field, you have different situations. Am I right or wrong? So how can I handle these situations from the other people's situations? Not at all. मैं दूसरे लोगों के साथ अपनी सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर ये विधि सीख जाऊं कि सिचुएशन सॉल्व कैसे की जाती है, तो फिर मैं हर सिचुएशन को सॉल्व कर सकता हूं। हाँ या ना? दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी सिचुएशन को जब सॉल्व कर रहा होगा तो वो दो चीजों से सॉल्व कर रहा है। कौन सी चीजों से? एक है माइंड, एक है इंटेलेक्ट। हाँ या ना? एक को कहते हैं मन और दूसरे को कहते हैं बुद्धि, कहते हैं ना? अच्छा, अब होता क्या है, हम जाते समय किसकी बात सुनते हैं? हाँ, यही प्रॉब्लम है बस, है ना? बुद्धि को बेचारी को मौका ही नहीं देते आप। मन ने कहा खा लो तो खा लो, मन ने कहा सो जाओ तो सो जाओ, मन ने कहा कहीं चले जाओ तो चले जाओ, है ना? मन ने कहा बात कर लो तो बात कर लो, मन ने कहा सोशल मीडिया कर लो तो सोशल मीडिया कर लो। जो मन कहता है हम तुरंत मान लेते हैं, और बुद्धि बेचारी इंतजार करती रहती है कब मेरे से पूछेगा। है ना? ऐसा ही होता है ना? यही सबसे बड़ा खतरा हमारी जिंदगी के लिए है। लेकिन अब सवाल मेरा यहां पर यह आता है आपसे, क्योंकि मैं इंटेलिजेंस की ओर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं मन और बुद्धि की कोऑर्डिनेशन आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है तो मन और बुद्धि की कोऑर्डिनेशन समझनी पड़ेगी आपको, और आप में से जिसने मन बुद्धि कोऑर्डिनेशन समझ ली वो जिंदगी में सफल होगा। मैं आपसे आपके प्रोफेशन में सफल होने की बात नहीं कर रहा हूं। प्रोफेशनल सक्सेस सिर्फ आपको कुछ पैसे दे सकती है, लेकिन क्या पैसों से सफलता मिलती है? आप बताओ। अगर पैसों से सफलता मिलती तो सारे पैसे वाले लोग क्या कहलाते? सफल। सफलता की एक ही डेफिनेशन है, लिख लो आज आप अपने पास बड़े बड़े अक्षरों में, सक्सेस ओनली मीन बैलेंस। सफलता का सिर्फ एक मतलब है, उसका नाम है संतुलन। अगर आपकी लाइफ में आप सोच के देखो बैलेंस नहीं है, खूब सारा पैसा है, डिस्टर्ब है, कहीं से कुछ खिंचतानी है, कहीं से कुछ खिंचतानी है, क्या उस पैसे का आनंद ले पाएंगे? आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं लेकिन मेंटल पीस है ही नहीं, कोई फायदा होगा आपको? आप बताइए। आपके पास में खूब पैसे, साधन, संसाधन, सब चीजें हो जाती है, लेकिन आपके रिश्तों में प्यार है ही नहीं, खुशी है ही नहीं, क्या उसका आप आनंद ले पाएंगे? सो वो कैसे होगा कि मेरी लाइफ में 6 प्रकार की सफलता होना चाहिए। द लाइफ डिपेंड ऑन द 6 पैरामीटर्स, टोटल लाइफ। आप लिख सकते हैं मेरे पास में। पहला फिजिकल लाइफ है हम सबकी। फिजिकल लाइफ में क्या क्या आता है? हमारी हेल्थ आती है बॉडी की, है ना? और हमारे पास में क्या आता है? हाँ बताइए, फिजिकल हेल्थ में क्या क्या चीजें आती हैं? जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट फिजिकल में आता है आपका। हेल्थ हो गई, चाहे वो आपके वेल्थ हो गई, चाहे आपके पास में फैमिली लाइफ हो गई आपकी,
वर्क प्लेस हो गया आपका, ये सब कुछ आपका फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, हाँ या ना। इसके बाद मेंटल, लेकिन इस फिजिकल को लीड कौन करता है? मेंटल। अगर मेंटल और साथ में दूसरा होता है, तीसरा एक और पार्ट होता है इमोशनल। अगर मेंटल और इमोशनल राइट वे में होते हैं तो आपका फिजिकल राइटली मैनेज होता है, हाँ या ना। इसका मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए मुझे मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में सही से ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हम गलतियां करते हैं, हम रिसोर्सेज के पीछे इतना भागते हैं कि अपने मेंटल और इमोशनल को डिस्टर्ब रखते हैं, हाँ या ना। किसी बच्चे के नंबर कम आ जाएंगे तो मम्मी उसे कुछ भी बोल देगी बिना ये सोचे कि नंबर फिर भी बाहर दोबारा ला सकता है, लेकिन उसका मेंटल और इमोशनल डिस्टर्ब हो गया तो दोबारा भी ये खराब ही नंबर लाएगा। आप समझ लो मेरी बात। हम खुद लाइफ में, चलो एक बार हमारा कोई पेपर खराब हो गया, अब हम आके अपने को हर्ट करते थे, ऐसा हो गया, खराब हो गया, अब कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अब से क्या होगा? मेंटल और इमोशनल डिस्टर्ब कर लिया। अब मेंटल इमोशनल डिस्टर्ब होके क्या अगले पेपर के लिए क्रिएटिविटी रहेगी? अच्छा आप बताइए, कब आप ज्यादा लर्न करते हैं? जब आप सुखी होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, जब आप डिस्टर्ब होते हैं, जब आप स्टेबल होते हैं? तो क्या आप लोगों को डिस्टर्ब करना जरूरी है कामों के लिए? सपोज को लाइफ में सिचुएशन आ गई और आप सिचुएशन से डर गए, अब डरते ही क्या आपका माइंड आपको सिचुएशन का सॉल्यूशन दे पाएगा? क्या एक डरपोक व्यक्ति कभी सॉल्यूशन ढूंढ पाता है? तो सिचुएशन आए तो डरना इंपॉर्टेंट है या स्टेबल रहना इंपॉर्टेंट है? अब स्टेबल रहने के लिए मेंटल और इमोशनल हेल्थ अच्छी करनी जरूरी है। बताइए कौन से स्कूल में अच्छी करी जाती है मेंटल इमोशनल हेल्थ? हर स्कूल, हर कॉलेज हमारी मेंटल इमोशनल हेल्थ को यूज करता है, लेकिन कोई भी हमारी मेंटल इमोशनल हेल्थ को अच्छा करने का तरीका हमें बताता है? नॉट एट ऑल। तो 3 लाइफ होगी हमारी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। चौथी सोशल। हर किसी की एक सोशल लाइफ है या नहीं? है ना? चाहे वो आपकी फैमिली के अंदर जो भी होंगे, तो हर जगह पर एक सोशल लाइफ आपके पास जुड़ी हुई है, सोसाइटी से जुड़े हुए हैं हम सभी। इसीलिए इंसान को क्या कहा जाता है? सोशल एनिमल। केवल एनिमल नहीं, सोशल हटा दो क्या रह जाएगा? हाँ, तो हम सोशल एनिमल है या एनिमल है? अब सोशल एनिमल है तो हम पे सोसाइटी के लॉ लगेंगे या नहीं लगेंगे? लगेंगे, पक्की बात है ना। हाँ, तो याद रखना, आप कभी भी ये जानना चाहते हो, आज मैं कोई बहुत गहरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आप पाप कर रहे हैं या पुण्य, उसका एक ही पैरामीटर है। अगर आप 3 लॉज से अपना काम करते हैं, 3 लॉज हम पर अप्लाइड होते हैं, अगर आप उन 3 लॉज को वायलेट नहीं करते हैं तो आप पुण्य कर्म कर रहे हैं। अगर आप उन 3 में से किसी एक भी लॉ को वायलेट कर रहे हैं तो आप पाप कर्म कर रहे हैं। मतलब आप एक ऐसा काम कर रहे हैं दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम, चाहे वो सटल क्राइम होगा, चाहे वो आपके पास में एक मतलब बाहर में एक्सट्रोवर्ट क्राइम होगा। वो क्या है? 3 लॉज हम सब पर अप्लाई होते हैं। पहले लॉ होते हैं हमारे पास सोशल लॉज, समाज के नियम होते हैं। हम सब बंधे हुए होते हैं समाज के नियम से, जिस सोसाइटी में हम होते हैं उस समाज के हम पर नियम रखते हैं। दूसरे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, संवैधानिक नियम। हम सब जिस संविधान के अंतर्गत बंधे हुए हैं, हमारे पास कानून के भी नियम लागू होंगे हमारे ऊपर या नहीं होंगे? मैं सही कह रहा हूं? और तीसरे नियम होते हैं अध्यात्म के नियम, सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल लॉज। स्पिरिचुअल लॉज, आप जब तक तीनों नियमों पर अपनी जिंदगी को रखते हुए नहीं चलेंगे, तब तक आप गलतियों के चक्रव्यूह में हमेशा फंसते रहेंगे। मैं आपको बताऊं, जब मैं इस संस्था के साथ में जुड़ा तो मैं 10th क्लास पास किया था मैंने, और मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज स्टूडेंट था। फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ, 62-63% नंबर थे यूपी बोर्ड से। और हालांकि यूपी बोर्ड में 62-63% भी बहुत होते हैं, है ना, अगर कोई वहां के बारे में जानता होगा तो। अब लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, हम जब संस्था से जुड़े और यहाँ की पढ़ाई हमने पढ़नी शुरू हुई, तब हमें पहली बात समझ में आया कि अपने माइंड और इंटेलेक्ट के कोऑर्डिनेशन को सीखा कैसे जाता है। राजयोगा इज अ विधि, राजयोगा मेडिटेशन एक ऐसी विधि है जिसने मुझे सिखाया हाउ यू कैन मैनेज योर डिस्ट्रैक्शंस, डिस्टर्बेंसेस, हाउ यू कैन कंट्रोल योर माइंड एंड डायरेक्ट योर माइंड इन द प्रॉपर डायरेक्शन। आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे एक सही दिशा में उसको लेकर जा सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, माइंड कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, माइंड को सिर्फ डायरेक्ट किया जा सकता है। माइंड उस ब्रह्मास्त्र की तरह है जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, लेकिन उसे वापस लेना नहीं आता था, क्योंकि तो दिशा बदल नहीं आती थी। अब दिशा बदल के आप गलत दिशा दोगे उसे या सही दिशा दोगे, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है पूरी तरीके से। इसीलिए उसी के लिए बुद्धि दी जाती है। हमें मन दिया गया, दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है मन।
लेकिन उसी बुद्धि को नियंत्रण में रखने के लिए, सही दिशा देने के लिए हमें एक चीज दी गई जिसका नाम है बुद्धि। और जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपने आप में अंडरस्टैंड करके, रियलाइज करके इनको यूज करना सीख जाता है, वो लाइफ की हर सिचुएशन को इजीली सॉल्व कर लेता है, क्योंकि उसके पास क्या आ जाते हैं, जिंदगी जीने के अलग अलग परसेप्शंस आ जाते हैं। जब मैं यहाँ पे आया और मैंने अपने उन चीजों को कंट्रोल किया जो मैं पहले साधारण रूप में कर रहा था, एंड इन द 12th क्लास आई बिकम द, मतलब मैं टॉपर्स में था अपने डिस्ट्रिक्ट के। सो ये अंडरस्टैंड कीजिए कितना ट्रांसफॉर्मेशन उस रूप में आया। उसके बाद मैं सभी इंजीनियरिंग के टेस्ट क्वालिफाई किए, एंड मैं, क्योंकि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था 1997 में, तो मैं वहां कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसके बाद मैं बिकम अ फिजिक्स लेक्चरर, और 14 साल मैंने एज ए फिजिक्स लेक्चरर काम किया है। सो मैं आपको बताऊं, लाइफ में चैलेंजेस भी आए, दुख भी आए, परेशानियां भी आई। जब आपको दुख, चैलेंजेस, परेशानियां, चुनौतियां, डिस्टर्बेंसेस आते हैं, उस समय ना आपका पैसा काम आता है, ना कोई दोस्त काम आता है, ना माँ काम आती है, ना पिता काम आता है। याद रखना मेरी बात, कुछ काम आता है तो आपका अपने माइंड और इंटेलेक्ट को यूज करने में कितनी महारत है आपकी, बस वही काम आता है। हाँ या ना? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, सपोज करिए मेरे माइंड में ओवर एंग्जियस थॉट आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हमें एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन हो जाती है, तो आपने देखा होगा हमारे थॉट तेज से चलने शुरू हो जाते हैं। क्या हमसे हमारे थॉट कंट्रोल हो रहे होते हैं? हो रहे होते हैं? नहीं हो रहे होते। अच्छा आप बताइए, थॉट मेरे अंदर चल रहा है, क्या थॉट विजिबल है या इनविजिबल है? अब बताइए, इनविजिबल चीज जो दिख ही नहीं रही है किसी दूसरे को, वो कैसे पता लगाए कि चल क्या रहा है? वो कैसे मेरे थॉट को केवल मैं ही एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं ना? तो मेरा इलाज मुझसे बेहतर कोई और कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि चल क्या रहा है। हाँ, मेरे को कोई कंसल्टेंट नए आइडियाज दे सकता है, वो भी तब जब मैं अपने अंदर जो चल रहा है सामने वाले को सच्चाई से बता दूं, तब वो मुझे बता सकता है कि अब इस तरह के सोचने की तरफ चलो। लेकिन आज आपको एक और गहरी बात बताऊं मैं आपको, दुनिया में कोई भी साइकियाट्रिस्ट, कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, वो आपको आइडियाज दे सकते हैं, पिल्स खिला सकते हैं, सुला सकते हैं, लेकिन वे आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से इलाज कर पाए, इसके बहुत माइनर चांसेस होते हैं। आप देख लेना, लोग सालों तक पागलों की तरह घूमते रहते हैं। देखिए क्यों, कारण क्या है? सपोज करिए मैं खुद एक काउंसलर हूं, और मैं काउंसलिंग करता हूं, है ना, मैं फैमिली लाइफ काउंसलिंग करता हूं, मैं बच्चों की काउंसलिंग करता हूं। लेकिन मैं आपको बताइए, मैं काउंसलिंग में क्या कर सकता हूं? मैं क्वेश्चन पूछकर आपके अंदर को जान सकता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं जान सकता हूं, मैं उसके बदले में आपको नए एप्रोप्रिएट लॉजिक्स दे सकता हूं, हाँ या ना, अपने अनुभव शेयर कर सकता हूं, रीजंस दे सकता हूं, लेकिन उन रीजंस को एक्सेप्ट करने की क्या पावर दे सकता हूं आपको? मेरा लॉजिक आप एक्सेप्ट करके अप्लाई कर पाओ, क्या ये पावर मैं आपको दे सकता हूं? ये पावर कौन क्रिएट कर सकता है? ओनली यू। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी सब कोरोना के जोन में थे, क्योंकि आप नर्सिंग स्टाफ से सभी, तो आप सबको कोरोना के बारे में से पता है कि जब कोरोना था हमारे पास में, कोरोना में कौन लोग सर्वाइव कर पाए? जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। अच्छा अब बताइए, क्या कोई किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकता है? क्या आप मेरी इम्यूनिटी या मैं आपकी किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकता हूं? इम्यूनिटी कौन स्ट्रांग कर सकता है? हम। सामने वाला मुझे इम्यूनिटी की डाइट दे सकता है, सामने वाला मुझे इम्यूनिटी की एक्सरसाइजेस बता सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर मैंने वो एक्सरसाइजेस और वो डाइट प्रॉपर वे में नहीं ली, क्या मेरी इम्यूनिटी बिल्ड होगी? होगी? हाँ या ना? नहीं होगी, नहीं होगी। और उसको टाइम पे लेना, टाइम पे एक्सरसाइज करना या ना करना किस पे डिपेंड है? पूरी तरीके से मेरे ऊपर। इसी प्रकार से मेरी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को कितना स्टेबल बनाना है, कितना स्ट्रेंथन बनाना है, ये पूरी तरह किस पे निर्भर करेगा? जैसे दूसरा व्यक्ति सिर्फ डाइट दे सकता है, एक्सरसाइज सिखा सकता है, पर करना किसको पड़ेगा? आपको। इन द सेम वे माइंड के लिए भी कोई आपको सजेशंस दे सकता है, आपको लॉजिक्स दे सकता है, आपको बता सकता है कि ये पैटर्न राइट पैटर्न है, ये बता सकता है ये वो जीपीएस है, अगर इस रास्ते से इस जीपीएस को फॉलो करोगे तो सही मंजिल पर पहुंच जाओगे। लेकिन उस पर चलोगे या नहीं चलोगे, ये पूरी तरह निर्णय किसका होगा? इसे इंटेलिजेंस कहते हैं। इसीलिए डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस कहती है, वॉट एवर यू नो
using at a right time in a right situation, at a right time in a right situation, at a right place with the right intention. सही समय पर, सही काल में, सही परिस्थिति में, सही स्थान पर, सही मनसा के साथ प्रयोग किया गया ज्ञान ही आपका इंटेलिजेंस कहलाता है। इसीलिए सब कुछ जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जो भी आप जानते हो उसका बेस्ट यूज करना ही आपके हाथ में है। अगर आज आपने नर्सिंग किया है सपोज, उसको बेस्ट करना ही आपके हाथ में है। लाइफ में लोगों ने बिल्कुल कुछ भी ना होते हुए दुनिया में इतना अचीव कर लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हाँ या ना? एग्जाम्पलों से भरी पड़ी है ये दुनिया। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है। पहली बात, आज के बाद एक बात तो आप बिल्कुल लिख लेना, कभी किसी के भी जैसा बनने का प्रयास गलती से भी मत करिएगा, अदरवाइज यू विल लूज योर ओरिजिनल पर्सनैलिटी। क्योंकि हम वो कभी बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते। अगर हम बन सकते होते तो कभी ये कहा जाता कि यू आर यूनिक। हमें भगवान ने यूनिक बना के भेजा है ना, और अगर मैं यूनिक पीस हूं इसका मतलब मैं किसी और के जैसा पीस नहीं बन सकता। सो व्हाई आई एम ट्राइंग। मुझे दूसरों से सिर्फ क्या लेना चाहिए? इंस्पिरेशन, लेकिन मुझे कभी दूसरों के जैसा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? सही बात है। नाउ सो अब समझने की कोशिश हमें ये करनी है कि मन बुद्धि के कोऑर्डिनेशन से, मैं अभी 4 लाइफ पे पहुंचा था आपके साथ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इसके बाद 5वीं लाइफ जिसको मैं थोड़ा, हालांकि ये फिजिकल का पार्ट है पर मैं इसको अलग रखता हूं, फाइनेंशियल। आज दुनिया में जितने साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण पता है आपको? फाइनेंशियल। नौकरी नहीं मिलती, आदमी टेंशन में आ जाता है, पैसे कम हो जाए टेंशन में आ जाता है, बहुत सारी चीज देखो आप, बिजनेस डाउन चले जाते हैं, आदमी टेंशन में आ जाता है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल हेल्थ। और छठी हेल्थ होती है स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल लाइफ आपकी। इन 6 चीजों से मिलकर आपकी पूरी जिंदगी बनी है। हाँ या ना? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल। और इन 6 की 6 चीजों को बेस्ट करने के लिए व्हाट यू नीड? इंटेलिजेंस। ठीक है, बोर्ड पे लिखने के लिए कुछ मिलेगा मुझे? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं अपने पास में। ये इंटेलिजेंस हमारे पास 4 तरह का होता है। बस आपकी पूरी लाइफ, अगर आपने ये 4 इंटेलिजेंस को समझ लिया और इनको मैनेज कर लिया, आपकी पूरी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। पूरी लाइफ आप इस दुनिया का कोई भी काम कर पाएंगे, कोई भी काम, है ना? ये 4 इंटेलिजेंस कौन से हैं? पहला इंटेलिजेंस होता है जिसका नाम होता है रैशनल इंटेलिजेंस, रैशनल। दूसरा इंटेलिजेंस होता है आपका इमोशनल। तीसरा इंटेलिजेंस होता है आपका इंट्यूटिव। चौथा इंटेलिजेंस आपका होता है स्पिरिचुअल। ये 4 इंटेलिजेंस हर इंसान में पाए जाते हैं, हर एक इंसान में, हम यहां जितने भी बैठे हैं। बस फर्क क्या होता है इनमें? किसी में इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, किसी में इसकी ज्यादा होती है, किसी में इसकी और किसी में इसकी। किसी में किन्हीं 2 की परसेंटेज ज्यादा होती है, 1 की कम, फिर अगले की आ जाती है। मतलब क्या होता है? इनका प्रोबेबिलिटी सबके अंदर अलग अलग होती है। अब मैं आपको पहचान बताता हूं कि कैसे अलग अलग होती है। जिसकी रैशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई हो जाती है, दे आर मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल इन द वर्ल्ड। ये लोग साइंटिस्ट हो सकते हैं, आईएएस हो सकते हैं, आईआईटीएंस हो सकते हैं, टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हो सकते हैं। रैशनल, क्योंकि रैशनल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होता है जिससे आप लॉजिक एंड रीजनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, जिनसे आप पढ़ाई करते हैं, जिनसे आप मेमोराइज करते हैं, जिनसे आप अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, जिसकी वजह से आप रोड क्रॉस कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप किसी को जज कर पाते हैं। दैट इज कॉल्ड रैशनल इंटेलिजेंस। समझ आ रही है मेरी बात? ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये कैसे चीजें काम करता है उसकी बात ही मैं आपसे करूंगा। सेकेंड चीज आपका होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। 99% लोग इसी में मूर्ख पाए जाते हैं। मैं इस दुनिया के ज्यादातर लोगों को इमोशनल फुलिश कहता हूं, भावनात्मक मूर्ख।
आप देखना आपके इस रैशनल इंटेलिजेंस को डिस्टर्ब कौन करता है, आप चेक कर लो। आप किसी ना किसी चीज के प्रति भावुक हुए रहते हो और आपका दिमाग पढ़ने में नहीं लग रहा होता, आपका कुछ करने में मन नहीं कर रहा होता, कोई भी प्रोडक्टिव काम करने में मन नहीं कर रहा होता। आप कभी देखना जब भी आपका कुछ करने में मन नहीं कर रहा होगा, कोई ना कोई इमोशन आड़े आ रहा होगा, हाँ या ना? एम आई राइट और रॉन्ग? चेक कर लो, वो कोई भी इमोशन हो सकता है, किसी को किसी मूवी का इमोशन हो सकता है, किसी को किसी फ्रेंड का इमोशन हो सकता है, कोई भी व्हाटएवर, फैमिली का कुछ इमोशन हो सकता है, घर में कोई बात हो गई हो, किसी ने कुछ बोल दिया हो, किसी ने कुछ हर्ट कर दिया हो टाइप से, मतलब कोई कुछ, देखो हर्ट तो हमें कोई कर नहीं सकता, लेकिन कोई कुछ बोल देता है तो हम उसके बारे में सोच सोच के हर्ट क्रिएट करते हैं, हाँ या ना? अच्छा, आपको कोई हर्ट कर सकता है? कर सकता है? सोचते तो यही है, इन्होंने मेरे को बड़ा हर्ट किया, ऐसे सोचते हैं। अच्छा एक बार बताओ, मैं भी आपके यहाँ से बोलता हूँ आप बड़े गंदे हो, मैंने कितनी बार बोला? एक बार। आप खुद से बोलोगे, बताइए कोई बात होगी? इसने क्या देख लिया हमारे अंदर गंदा है? होता कौन है ये गंदा कहने वाला? ये कोई बात हो गई है? कोई तरीका होता है कहने का? बात करने तरीका होता है? कितनी बार बोला आपने खुद से? मैंने कितनी बार बोला था? आपने खुद से कितनी बार बोला? अब बताओ, मैंने आपको टेंशन दी या आपने सोच सोच के खुद ली? अच्छा, मैंने जो बोला होगा वो अपनी अकल से बोला होगा या आपकी अकल से? तो मैंने किसकी अकल का परिचय दिया गंदे कह के? तो गंदा कौन हुआ? हाँ, तो आपको टेंशन क्यों हो रही है ना? बात, कोई दुनिया में हमारी इज्जत नहीं कर सकता, कोई दुनिया में हमारी बेइज्जती नहीं कर सकता, सिर्फ हमारा चरित्र ही हमारी इज्जत कर सकता है, हमारा चरित्र ही हमारी बेइज्जती कर सकता है। आप मुझे खुद सोच के बताओ, सपोज करो आप यहाँ पे इतने बच्चे बैठे हो, क्या सबके दिमाग पर मेरी इमेज सेम बन रही है? आदमी तो मैं एक ही हूं, बात भी एक ही जैसी कर रहा हूं, सुन भी सब एक ही जैसी बातें रहे, लेकिन आप सबके माइंड में मेरी इमेज डिफरेंट बन रही है। इसी से समझ जाना चाहिए कि अगर आप अब सपोज करो, कोई मेरे बारे में आप में से अच्छा भी कह सकता है, कोई आप में से मेरे बारे में खराब भी कह सकता है, तो क्या आपके कहने से मैं कुछ बन, तो ये आपकी राय है मेरे बारे में या ये मेरे बारे में सच्चाई है? राय है। अब मैं दूसरों की राय को इज्जत मान लूं, किसी ने अच्छा अच्छा बोल दिया तो मैं कुप्पा हो जाऊं फूल के, अरे मैं तो कितना बढ़िया हूं, और किसी ने कुछ खराब सा बोल दिया तो डिप्रेस हो जाऊं, अरे भाई मेरे लिए तो ऐसा तो बोल दिया। व्हाट इज दिस? सो लाइफ इज नॉट रन ऑन द ओपिनियंस, लाइफ इज रन ऑन फैक्ट्स। आई नो माई फैक्ट्स, आई नो मी, हु एम आई। I do not need anyone's approval. मुझे दुनिया में किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई मुझे सर्टिफाई करे कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। I know who am I. मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। और हम क्या करते थे, किसी ने अच्छा बोल दिया तो बड़े खुश रहेंगे। आजकल तो एक और बीमारी शुरू हो गई है, मेरे पास काउंसलिंग आती है आजकल, ऑनलाइन डिप्रेशन। पता है आपको? कोई जानता है आपने से ऑनलाइन डिप्रेशन? किसी को लाइक नहीं मिले वो डिप्रेस है। आज तो बस 4 ही लाइक आए, सच में मेरे पास काउंसलिंग आई है, उसे डिप्रेशन है। और बताता हूं, और हंसी की बात बताता हूं, किसी ने कमेंट नहीं किया उसकी पोस्ट पे तो कमेंट कम आने का डिप्रेशन है। कुछ दिन बाद आपको जो पागल मिलेंगे ना, वो पागल मिलेंगे व्हाट्सएप पागल, फेसबुक पागल, यूट्यूब पागल, है ना? ऐसे सच बता रहा हूं, आप देखना अभी नियर फ्यूचर ऐसे पागलों का ही आने वाला है। एक अलग से हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा ऐसे पागलों के लिए। हाँ, लोग परेशान है, आज लाइक नहीं मिले, आज कमेंट नहीं मिला। मेरे पास काउंसलिंग आई, वो डिप्रेशन में पढ़ नहीं पा रहा है। सॉरी तेरी अच्छी पोस्ट, बताओ इसके ऊपर कमेंट नहीं किया। अब कोई मैं उससे पूछूं, अच्छा मैं तेरे को एक अच्छी पोस्ट दिखाता हूं, फिर मैंने उसे एक अच्छी पोस्ट दिखाई अपने टेस्ट वाली, उसकी टेस्ट वाली नहीं, अपने टेस्ट वाली। मैंने बोला इस पर कमेंट कर। बोलो सर ये फिर कोई कमेंट करने के लायक है? तो मैंने तेरा कमेंट करने के लायक क्यों है? और सच में उसको इतनी ही बात से बात समझ आ गई। जो जरूरी है कि अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो मैं भी वही वाली चॉकलेट खाऊं। वी ऑल हैव डिफरेंट माइंड्स, और हर किसी को अपना माइंड ही सुपर लगता है। सो मुझे क्या हक बनता है कि दूसरे को बोलूं तुम मेरे हिसाब से सोच? कोई हक बनता है हमें? सच्चे प्रेम का अर्थ होता है अलाउ द पीपल टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू इन देयर लाइफ, टोटल फ्रीडम। अच्छा एक बताओ, आप में से किसी को कंट्रोल पसंद है? कोई आपका कंट्रोल करे और आप दूसरों पर करते हो?
करते हैं ना सब? नेवर डू इट। जिंदगी में अगर चाहते हो ना सब आपको प्यार और सहयोग करें, कभी किसी को कंट्रोल मत करना, कभी किसी को करेक्ट मत करना। दुनिया की सबसे पुअरेस्ट एनर्जी होती है ट्राई टू करेक्ट एनीवन। आप बताओ, आपको करेक्शन पसंद है जब कोई आप में करेक्ट करता है आपको? ना। लेकिन वहीं पे कोई केयर करते हुए बोले कि देखो आप ना, वैसे तो आप बिल्कुल चांद हो, बस इतना सा दाग है ये, अभी क्या होगा? हाँ, अब लगेगा ठीक है, हाँ ये ठीक किया सकते। सही बात है कि नहीं? सिर्फ बात करने की बात है, भावनाओं में कुछ और चीज नहीं होती है। आपका बात करने का तरीका होता है कि आप कैसे किसी की जिंदगी में एक रोल प्ले कर सकते हो। पता है गीता में क्या लिखा है? दुनिया का सबसे बड़ा पाप है किसी का साहस तोड़ना, और दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है किसी का साहस बढ़ाना। जिंदगी में कभी किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी का दिल मत दुखाओ। ये लाइफ बहुत सुंदर है, और ये सुंदर तभी तक है जब तक आप सुंदर हो। अंदर से जितने सुंदर, पता है जो दूसरों के सामने अच्छा बोलता है, इसका मतलब वो अंदर से कैसा है? दुनिया में कैसी दिखती है? जैसे हम हैं या जैसी दुनिया है? जैसे हम हैं। एक शक वाले व्यक्ति को पूरी दुनिया को शक ही दिखाई देगा, एक रोतड़ू आदमी को पूरी दुनिया रोतड़ी ही दिखाई देगी, तो हम खराब ही है। और एक आदमी जो मस्त है, खुश है, बिंदास है, उसे क्या लगेगा? क्या मजेदार दुनिया है, सब अच्छा ही अच्छा है। सो प्रॉब्लम दुनिया में है या हम में है? समझ आ रही है मेरी बात है? सो इंपॉर्टेंट है इमोशंस। ये सबसे ताकतवर हेल्थ होती है, सबसे ताकतवर। जिसने इमोशनली इंटेलिजेंस को समझ लिया वो पूरी दुनिया में कभी किसी से हारेगा नहीं। भावनाओं में बल होता है। अच्छी भावनाएं अच्छे कर्म, बुरी भावनाएं बुरा कर्म, सुख की भावनाएं सुख का कर्म, दुख की भावनाएं दुख का कर्म। आया ना? ठीक। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई हेल्थ है तो उसका नाम है इंट्यूटिव इंटेलिजेंस। ये क्या चीज होती है? आप में से किसी ने कई बार ऐसा अनुभव किया कि हम मैथ के क्वेश्चंस कर रहे थे या जो भी आप सब्जेक्ट कठिन क्वेश्चन कर रहे थे, फिजिक्स का कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, अब वो हो नहीं रहा था, फिर आपने कहा छोड़ो, फिर आप जाकर के थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर लेट गए, या आप मतलब कहीं घूमने चले गए, फ्रेश एयर लेने चले गए, थोड़ा टहल, अचानक से कहता अरे ऐसे कर लो, हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन। और ये केवल कब आती है? जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, पीसफुल होता है। आपने कभी देखना, आपको बहुत सारी टचिंग्स आती हैं, आइडियाज आते हैं, ये कर लो, और वो आपने किया और उससे आपको बहुत अच्छा लगा। ये होता है इंट्यूटिव इंटेलिजेंस। बट ये किन लोगों का जागता है? और इसमें एक खास बात बताऊं आपको, रैशनल इंटेलिजेंस में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, मोर एनर्जी लेस रिजल्ट। ये रैशनल की बात है, सोचते ही रहते हैं थिंकर्स। इंट्यूटिव वाले की आपको पता है जितनी रिसर्च है, जितने भी आज तक आपने डिस्कवरीज देखी है, किससे हुई है? इंट्यूशन से। लोग परेशान हो गए थे, किसी ने मशीन फेंक दी थी, किसी ने कुछ छोड़ दिया था, किसी को सपने में सांप दिखाई दे गया था, सबको याद है ना? ऐसे जितनी भी आज तक रिसर्च हुई है, वो सब की सब रिसर्च, वो जब अपने एक्सपेरिमेंट करते 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 बेचारे टूट चुके थे, थक चुके थे और छोड़ दिया था और रिलैक्स होकर के बैठ गए थे, अचानक से आइडिया कौन था। लेकिन कोई सोचे कि हम तो बस अब अचानक से आइडिया का इंतजार करेंगे ना, उसके पहले वो 10,000 बार घिसना पड़ेगा। जैसे एडिसन ने जब बल्ब बनाया, तो उसे इंटरव्यू में पूछा गया कि एडिसन कैसा लगा आपको जब आप 10,000 बार फेल हुए बल्ब बनाने में? तो क्या बोला एडिसन ने? कौन मूर्ख कहता है कि मैं 10,000 बार फेल हुआ? मैं 10,000 ऐसे तरीके जानता हूं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। दैट इज कॉल्ड द एटीट्यूड ऑफ अ विनर। लाइफ में कभी भी आप फेल नहीं हो रहे हैं, आपकी हर फेलियरिटी एक एक्सपीरियंस बन रही है। हाउ यू टेक इट, सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना रैशनल मेहनत के इंट्यूटिव जाग जाए, नहीं, रैशनल मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओगे, भगवान देखेगा इतना अच्छी मेहनत करी है, अचानक से एक पावरफुल आइडिया दे देगा और आपकी सारी मेहनत को कामयाब बना देगा। और इसके लिए लेकिन ध्यान रखना, इंट्यूटिव माइंड काम करता है पीसफुल माइंड में, पीसफुल स्टेज चाहिए इसके लिए। पीसफुल स्टेज को आप समझना चाहते हो तो मेरा एक चैनल है दिव्या वेलनेस, उसके ऊपर आज ही एक वीडियो लॉन्च होगा, 7 स्टेप्स फॉर द पीस एंड स्टेबिलिटी। अंडरस्टैंड 7 स्टेप्स होते हैं इसके, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, मैं ज्यादा चीजें आपको नहीं बता सकता 1 घंटे में, बट आई विल ट्राई टू जितना भी मैं कवर कर सकता हूं, है ना।
सो यहां पे क्या चीज है? पीसफुल स्टेज। ये जितना आपकी रहेगी, कहने का मतलब क्या है? आपको अपनी बुद्धि से अपने माइंड को पीसफुल करना आना चाहिए, इस माइंड को समझाना आना चाहिए। चलिए मैं आज आपको अपने माइंड को समझाना सिखाता हूं। यहां से आपको क्या लगता है, मन अच्छी चीज है या बुरी चीज है? आप लोग जवाब देने से होता है मैं मूर्तियों से बात कर रहा हूं। आप लोग जिंदा बैठे हो ना सब, जरा हाथ हाथ हिलाओ, जरा ऊपर करो हाथ सब, लोगों को पता चले कि हाँ मैं कहीं भूतों से तो बात नहीं कर रहा। पक्का बात है ना, सभी जिंदा बैठे हैं तो कुछ बोलो भाई, हाँ हो कुछ तो हो। ऐसा लग रहा बस मैं बकवास करता जा रहा हूँ और कोई फायदा नहीं हो रहा। अच्छा कुछ फायदा हो रहा है वैसे? आपको टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा मैं आपका। चलिए बताइए फिर, मन अच्छी चीज है या बुरी चीज है? पक्की बात ना? फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं मन चंचल है, मन घोड़ा है, मन बंदर है? उसके बेचारे कैसे नाम रख रखे कि मन भी सोचता होगा अच्छा अब तो मैं तेरे को ऐसे ही करके दिखाऊंगा, है ना? मैं बंदर हूं ना, अब देख डाली पे घूमता रहूंगा, तो अब कुछ करके दिखाना। तो कभी मन को ऐसा बोलना चाहिए? आज मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कि मन कितना अच्छा है। अब देखना, मैं आपसे चुनाव करवाऊंगा और देखना आपका मन क्या क्या चुनेगा। अच्छा अगर मैं कहता हूं इज्जत या बेइज्जती, चुनो। जोर से सबके सब बोलो, नहीं तो भगवान बेइज्जती दे देगा सबको। सब बोलेंगे तो से इज्जत या बेइज्जती, लाभ या हानि, पक्का? हाँ, सफलता या असफलता, अमीरी या गरीबी, सुख या दुख, अच्छे संबंध या बुरे संबंध। अब देखो आपके सारे, आपके मन ने सारी चीजें क्या चुनी? पक्का बात है ना? इसका मतलब मन कभी कुछ भी बुरा नहीं चुनता। फिर हम बुरा करते क्यों है? फिर कहते हैं मन ने बुरा करा दिया, मन में ऐसा आ गया। मन सारा अच्छा चुनता है, फिर भी हमसे गलतियां होती हैं। तो पता है मैंने ये आर्ट सीखी, मैंने ऐसी सीख कर आर्ट सीखी, खुद काउंसलिंग करना सिखा रहा हूं मैं आपको। ये बड़ी ब्यूटीफुल बात है। मैंने अब मैं मन से पूछता हूं हमेशा, मन अभी ऐसा ना लिख लो आप हमेशा, मन जो भी कुछ कहता है ना आपसे, उसकी सारी चीज लिख लो एक तरफ। जैसे उसने क्या बोला, मेरे को अच्छाई चाहिए, है ना? मन ने बोला मेरे को अमीरी चाहिए, मन ने बोला मेरे को सफलता चाहिए, मन ने बोला मेरे को सुख चाहिए, मन ने बोला मेरे को शांति चाहिए, मन ने बोला मेरे को अच्छे संबंध चाहिए, मन ने बोला मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, मन बोलता है मेरे को रिकॉग्निशन चाहिए। ये सारी चीजें मन ने चुनी। अब मन से एक सवाल पूछो, मन आपने चुन तो लिया, लेकिन क्या ये मेहनत से मिलेगा या बिना मेहनत के? आपने पूछो मन से, क्या कह रहा है मन? हाँ देखो सबका मन कितनी अच्छी बात करता है। फिर भी हम मेहनत करते क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि मन की इंट्रिंसिक नेचर आराम है। आप देखो हर काम के बाद क्या है? आराम। ये काम पूरा कर लो फिर आराम करेंगे, है ना? शाम को घर जाके आराम करेंगे, रात को आराम करेंगे, कोई भी काम करो, अच्छा खा पी लो, फिर हर बात के अंत में क्या है? आराम। तो अब मेहनत कैसे करें? है ना कंफ्यूज माइंड? हम सब बहुत कंफ्यूज है लाइफ में। फिर मैंने सोचा कि इसको ट्रिक निकालनी पड़ेगी, इसे मेहनती कैसे बनाया जाए, है ना? तो फिर मैंने इससे अगला सवाल पूछा, अच्छा अब इसने मेरे को तरीके, अच्छा मन भी बहुत चालाक होता है, वो तरीके से बताता है, बोलता है नहीं बहुत सारा सुख मिल सकता है। उसने क्या बताया? सुख तो एक पिक्चर देख के भी मिल सकता है। अच्छा कॉमेडी मूवी देख करके खुश होते हैं ना? अच्छा कॉमेडी मूवी देख के खुश होते हैं या हंसते हैं? और हम क्या सोचते हैं? हाँ थोड़ी खुशी मिल जाएगी, चलो कॉमेडी मूवी देख। समझना इस बात को, हंसी में और खुशी में अंतर है। खुशी स्टेट ऑफ माइंड है, हंसी किसी बाहरी कारण पर भी आ सकती है, इसको समझना है। अब उसने बोला चलो मूवी देख लेते हैं, तो फिर मैं मन से तुरंत पूछ लेता हूं, क्योंकि वो आपको शॉर्टकट भी दिखाएगा। ध्यान रखना, इन सारी चीजों को पाने के शॉर्टकट दिखाएगा वो आपको। उसके पास शॉर्टकट है हर चीज के मिल जाएंगे। थोड़ी देर के लिए अच्छा दिखो और अच्छे बनो मत, है ना? थोड़ी देर के लिए अच्छा देखो, बाहर अच्छे देखो, अंदर गंदे रहो, समझो। और कैसे पता चलता है गंदों की? आज जाके उनके ना जाके अलमारी खोल के देख रहा, सारे कपड़े, है ना, उनकी किताबें, वो कितने साफ है अंदर से। समझना इस बात को। तो क्या होगा? शॉर्टकट बताएगा। अब मैं उससे पूछूंगा, अच्छा मन तो एक बात बता, ठीक है सुख 3 घंटे की मूवी देख के भी मिल जाएगा, तेरे को अच्छा लगेगा, यू फील गुड,
पर एक बार बता, 3 घंटे का सुख चाहिए तेरे को, शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहिए या लॉन्ग लाइफ हैप्पीनेस चाहिए? मतलब तू 3 घंटे का सुख चाहता है या 40 साल तक सुखी रहना चाहता है? क्या चुनेगा मन? हाँ, अब नहीं चुनेगा वो बिल्कुल भी मूवी को। अब उससे बोलो कि अच्छा 40 साल का तेरे को सुख चाहिए, तो बता तू जो मेरे को 3 घंटे बर्बाद करने कह रहा है, क्या फिर ये मिलेगा? तो मन क्या बोलेगा? क्या बोल रहा आपका मन? नहीं ना? हाँ, तो बस इसे पोस्टपोन कर दे, फिर घर में ही होम थिएटर लगा देंगे तो सफल हो जाओ से एक बार। मैं हमेशा मन से पूछता हूँ, अच्छा मन तुझे अमीर आदमी का मन बनकर मरना पसंद है या गरीब आदमी का मन बनकर मरना पसंद है? क्या चुनेगा मन? अमीर आदमी का। मैं उससे बोलता हूँ देख, अभी तू सुख ले सकता है, लेकिन क्या करेगा तू? अभी थोड़ी देर का सुख मिलेगा, लेकिन जिंदगी भर के कष्ट। अच्छा बताइए, कष्ट कौन भुगतता है, मन या शरीर? शरीर कष्ट भुगतता है। आप पता है शरीर की बीमारियां कितनी भी हो जाएं, इंसान सरवाइव कर जाता है, लेकिन उस शरीर की बीमारी कारण से जो मन में कष्ट होता है ना, वो उसकी जिंदगी को नरक बना देता है। इरिटेशन, दुख, अशांति, चिल्लाना। दुख कौन फील करता है? मन। शरीर नहीं करता है, शरीर दर्द फील करता है। शरीर को तो आप नर्सेज भी हैं, क्या करोगे? इंजेक्शन दे दो, सुन्न कर दो, कितना ही काट पीट कर दो, कुछ होएगा उससे? कुछ नहीं होगा। लेकिन बाद में उस कटे पिटे को देख देख के जब वो देखेगा, तब तक कहां टेंशन होगी उससे। इसको समझना बस ध्यान से, है ना? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो ऐसे मैं मन से बात करता हूं, फिर मेरा मन कहता है नहीं नहीं ठीक है, तो चलो मेहनत करते हैं, और फिर वो मेहनत करने, और उससे फिर क्या चीजें होंगी? ये सारी चीजें मुझे परमानेंट फॉर्म में मिल जाएंगी, और इस तरीके से मन शांत भी हो जाता है, और फिर मेरा इंट्यूटिव इंटेलिजेंस जाग जाता है। आप में से जिसको भी अपना इंट्यूटिव जगाना है, एक काम आप और करें, हमेशा एक छोटी डायरी और पेन अपनी जेब में हमेशा रखें। जब भी कोई आइडिया आए ना, अच्छा लग रहा है आपके दिल को, तुरंत लिख लो। मैं तो अपनी गाड़ी में भी चल रहा होता हूं ना, और मुझे गाड़ी में चलाते चलाते आइडिया आ गया, मैं गाड़ी साइड पार्क करता हूं, पहले आइडिया लिखता हूं, क्योंकि पता चला घर जाते जाते भूल गया उस आइडिया को उस स्टेप में, तो एक अच्छा आइडिया निकल जाएगा। ऐसे मेरे बहुत आइडियाज वेस्ट हो गए, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैंने ये प्रक्रिया करनी शुरू करी, और आज मैं आपको जितना बता रहा हूं, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, कई किताब में है, ये नहीं मिलेगा, ये एक्सपीरियंस की चीज है। ये ऐसी जिंदगी में खुद जीता हूं, मैं जो खुद के साथ करता हूं, मेरी खुद के अंदर जो भावनाएं चलती हैं, उन्हीं से मैं सबकी भावनाओं का अंदाजा निकालता हूं, और फिर मैं उनको वही बातें बताता हूं। आप सबको रेलेवेंट लग रही है मेरी बातें? ये इंपॉर्टेंट चीज है। लाइफ में कहानियां सुनाने नहीं आया, मैं भी आपको 4 कहानी सुना के जाता, मोटिवेशन हो जाता, आप भी ताली बजा घर चले जाते, कोई फायदा होता? रियलाइजेशन इज द की। चौथा इंटेलिजेंस है जिसका नाम है स्पिरिचुअल, और यही वो इंटेलिजेंस है, अगर ये आपने जगा लिया, जो मेरा इस विद्यालय में आके जागा, जिसे हम कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कुछ लोगों को बड़ी गलतफहमी है ब्रह्मा कुमारी के बारे में, वो इसे धार्मिक संस्थान के रूप में मान के चलते हैं, भगवान की बात की जाती है करके। नहीं, ये दुनिया में अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर 21 तो विंग है हमारे, जहां एक विंग है मेडिकल विंग, इंजीनियर्स विंग, साइंटिस्ट विंग, एग्रीकल्चर विंग, पॉलिटिशियन विंग, विमेंस विंग, जूरिस्ट विंग, एजुकेशन विंग। और आपको पता है हम हर विंग को यह सिखाते हैं कि वो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को स्पिरिचुअली कैसे जिए। हम यहाँ हर इंसान को सिखाते हैं कि अच्छा एक भाई अच्छा भाई कैसे बने, एक बहन अच्छी बहन कैसे बने, एक हस्बैंड एक अच्छा हस्बैंड कैसे बने, एक वाइफ एक अच्छी वाइफ कैसे बने, ऑल ओवर ये पूरी सोसाइटी कैसे एक दूसरे के प्रति अच्छा बनकर एक बैलेंस क्रिएट करे। और इसके लिए क्या चीज जरूरी है? अब मेरी बात का जवाब देना आप, क्या आपको आपका माइंड दिखाई देता है? क्या आपको आपका इंटेलेक्ट दिखाई देता है? क्या आपको आपके थॉट्स दिखाई देते हैं? इमोशंस दिखाई देते हैं? अभी ना दिखने वाली चीजों को आप मुझे बताओ, क्या दिखने वाली दुनिया की कोई भी चीज ठीक कर सकती है? और आज 90% बीमारियों का कारण साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, हाँ या ना? अब जिसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज कौन कर सकता है? एक लाइन आप लिख लो अपने पास में, इनविजिबल क्रिएट एंड कंट्रोल द विजिबल। आपको ये फैन दिखाई दे रहा है, आपको ट्यूबलाइट्स में लाइट जलती दिखाई दे जाएगी, लेकिन क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी दिख रही है? लेकिन है या नहीं?
है तब ये सब चीज चल रही है। आपको गर्मी लग रही है पर क्या दिख रही है? तो है गर्मी या नहीं है? इसका मतलब उसकी एग्जिस्टेंस है। एक आदमी जिंदा है, एक आदमी मर गया, दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस किसका है? क्या है दोनों के बीच में से? क्या अंतर है? एक आदमी मर गया, कब कहते हैं मर गया? और जो जिंदा हम बैठे हैं, दोनों के बीच में से क्या निकल गया उसके अंदर से? हाँ, आप उसे आत्मा कह सकते हैं, स्पिरिट कह सकते हैं, बीइंग कह सकते हैं, जीव कह सकते हैं, प्राण कह सकते हैं, एनर्जी। क्या हम सोल को एनर्जी कह सकते हैं? हाँ या ना? कह सकते हैं? बोलो। नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? चलो नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? और कह सकते हैं तो क्यों कह सकते हैं? है ना? मैंने एक साइंटिस्ट से पूछा था, मैंने क्या सोल को एनर्जी कह सकते हैं? सोल कहता, वो साइंटिस्ट कहता है ऑब्वियसली सोल इज एन एनर्जी जिसकी वजह से बॉडी रन करती है। मैंने कहा एनर्जी है तो सारी एनर्जी एक जैसा काम क्यों नहीं करती? दो भाइयों में जुड़वा भी होंगे तब भी वो एक जैसा व्यवहार करते हैं क्या? नहीं। क्या यहाँ पे आप सबके सब एक जैसा व्यवहार करते हो क्या? सोल सबके अंदर, अगर वो एनर्जी ही है तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी जैसे इस पंखे में काम कर रही है वैसे उसमें कर रही है, वैसे उसमें काम कर रही है, लेकिन सोल अगर एनर्जी है तो सारी एनर्जी एक जैसा काम क्यों नहीं कर रही? क्वेश्चन वैलिड है या नहीं है? तब मैंने उनको बताया कि सोल इज नॉट एनर्जी बट सोल इज अ बीइंग, इट्स एन स्पिरिट। ये ग्रेटर देन एनर्जी है। क्या दुनिया की कोई भी एनर्जी अपने आप कुछ भी कर सकती है? कर सकती है? नॉट एट ऑल। लेकिन सोल कैन ड्रीम, सोल कैन डिजाइन, सोल कैन डायरेक्ट, सोल कैन चैनलाइज एवरीथिंग। हाँ या ना? इसीलिए हम सब एनर्जी, इसीलिए जो दुनिया है पूरी पूरी ये फिजिक्स के बंधन में है, इसे फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। और जो मेरा अंदर का जगत है, जो इनविजिबल वर्ल्ड है, उसे क्या कहते हैं? मेटाफिजिक्स। क्या कहते हैं उसे? हाँ, पराभौतिकी। दोनों के नियम अलग अलग हैं, पता है आपको? फिजिकल दुनिया का नियम क्या कहता है? पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव रिपेल पॉजिटिव, नेगेटिव रिपेल नेगेटिव। ये इस दुनिया का नियम कहता है। इसलिए हमने आकर्षण होते हैं, हम चीजों को देखते हैं आकर्षित हो जाते हैं जिसकी हमारे पास कमी होती है। हाँ या ना? आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। लेकिन अगर मैं मेटाफिजिक्स की बात करूं तो वहां पर क्या नियम है? पॉजिटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप किनसे दोस्ती करना पसंद करते हैं? जो वैल्यूज में आपके जैसे हो या आपसे अलग हो? सेम हो। आप अपनी फ्रेंडशिप को नहीं चुनेंगे, अपने से अलग को नहीं, अपने से नेगेटिव को नहीं, अपने जैसे को। नेगेटिव नेगेटिव को चुनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को चुनेगा। इससे पता चलता है कि ये दोनों दुनिया अलग है। तो आप खुद सोच के देखो, क्या ये फिजिकल वर्ल्ड के साइंटिस्ट मेटाफिजिक्स के वर्ल्ड को प्रूव कर सकते हैं? क्या कोई साइंटिस्ट गॉड को प्रूव कर पाएगा? फिर गॉड मेटाफिजिक्स की दुनिया है या फिजिक्स की दुनिया है? तो क्या कभी फिजिक्स मेटाफिजिक्स को प्रूव कर सकती है? नहीं, नहीं कर सकती। दोनों के लॉज ही डिफरेंट है। दैट्स व्हाई, इसलिए कभी भी ये मत बोलो साइंटिस्ट को नहीं मानते। अरे साइंटिस्ट एक इंसान है, वो फिजिकल वर्ल्ड में है, वो फिजिकल वर्ल्ड के लॉज से गॉड को कैसे प्रूव करेगा जबकि वो खुद एनर्जी से इस दुनिया को चलाने का कोशिश कर रहा है। और वो जिन एनर्जी चलाने की कोशिश कर रहा है, दे ऑल आर फिजिकल एनर्जीज जो अपने आप कुछ नहीं कर सकती। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप कुछ कर सकती है? क्या मैग्नेटिक एनर्जी कुछ कर सकती है? नहीं। तो परमात्मा के सिवाय परमात्मा के विषय में कोई भी बता नहीं सकता। जैसे मैं आपको बताऊं, आप बच्चे हैं, क्या देखिए हमारी माँ जिसने हमें गर्भ में रखा 9 महीने तक, क्या वो भी हमारे बारे में पूरा जानती है? नहीं। मेरे दिमाग में वो सिर्फ वो जानते जो दिख रहा है उसे, वो नहीं जो चल रहा है मेरे अंदर। पर मैं वो हूं जो दिख रहा हूं या मैं वो हूं जो मैं अंदर चल रहा है? जो अंदर चल रहा है। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। तो दैट्स व्हाई आप सोचिए, जब एक इंसान को दूसरा इंसान, वो माँ जो 9 महीने गर्भ में रखती है, वो अपने बच्चे को पूरा नहीं जानती, तो आप बताइए इस दुनिया का कोई भी इंसान भगवान के विषय में कुछ बता सकता था क्या? इसीलिए गॉड को इस दुनिया में आना पड़ा, और वो आ चुका है और कितने सालों से वो काम कर रहा है। इसलिए इस स्पिरिचुअल यात्रा को समझने के लिए मैं आप सबसे दिल से बोलूंगा, मैं तो 10th क्लास से 29 सालों में मैंने एक भी दिन अपनी आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं छोड़ी है। मैं रोज आश्रम जाता हूं, रोज वहां की पढ़ाई करता हूं। आप सबको हम यही निमंत्रण देंगे, 7 डेज का बेसिक मेडिटेशन कोर्स होता है। अगर वो कोर्स आपने एक बार कर लिया तो आपका ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जाग जाएगा। और क्योंकि हम भगवान को क्या कहते हैं? हम भगवान को क्या बोलते हैं? वो कौन है? द सुप्रीम एनर्जी कौन है? उनको हम बोलते हैं ओशन ऑफ नॉलेज। उसे बुद्धिदाता कहते हैं ना। भगवान जाके क्या मांगते हैं हम सब?
आप जिस रूप में याद करें, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जिस रूप में भी आप उसको याद करें, क्या बोलते हैं उसको? कि वो क्या देता है हमको? नॉलेज देता है। वो क्या देता है? पीस देता है। वो हमको वैल्यूज देता है ना, बुद्धि दाता है। तो जैसे ही आप करेक्ट करते हैं तो होता क्या है, जो मेरा माइंड डिस्टर्ब है वो माइंड मेरा कनेक्ट हो जाता है उसके साथ में, और उस कनेक्शन से क्या होता है, वो एनर्जी आना शुरू हो जाती है माइंड के अंदर। माइंड की एनर्जी पता क्या है? पीसफुल स्टेज। जब आपका माइंड, आप कभी देखना, जब आपका माइंड फ्री हो जाता है किसी भी डर से, किसी भी चिंता से, तो आप क्या महसूस करते हो? पावर। हाँ या ना? जैसे ही आप फ्री होते हो ना किसी भी नेगेटिविटी से या किसी भी अज्ञानता से, आप ऐसा देखो, आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा हो और अचानक से वो सब्जेक्ट आना शुरू हो जाए, आपको क्या फील करते हैं आप? पावर, स्टेबिलिटी अंदर में। करते हैं नहीं करते? इसका मतलब क्या चीज हो गया कि यदि 7 चीजें हैं जिससे बनकर के सोल बनी हुई है, वी ऑल आर सोल्स, तो सोल बनी किस चीज से है? आप लिख लो अपने पास में, जैसे बॉडी है, ध्यान से देखिएगा, वी ऑल आर बॉडी एंड सोल, हम 2 चीजों से बनके बने हैं, इसलिए ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट से बनी है। किससे बनी है बॉडी आपकी? 5 एलिमेंट से। और सोल किससे बनी है? 7 वैल्यूज से। कैसे जानेंगे कि बॉडी जो है 5 उससे बनी एलिमेंट से? आप देखो, जब हमें प्यास लगती है तो क्या मांगती है बॉडी? पानी। भूख लगती है तो क्या मांगती है? खाना। खाना कहां से आता है? पृथ्वी से, जल। जिस भी एलिमेंट की कमी होती है, हम उसी एलिमेंट की डिमांड हमारी बॉडी सेंस करके बता देती है। ऐसे ही वैल्यूज में भी आप देखो, जब हमें कोई प्यार करता है तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कोई हमसे शांति से बात करता है तो हमको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? कोई हमें पावर की बात करता है तो हमें अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या है? हम किस चीज के बने हुए होंगे? जो चीज हमें अच्छी लग रही है हम उसी के बने हुए होते हैं। पर एक खास बात देखना, 5 एलिमेंट्स हमसे कुछ भी लेते हैं क्या? 5 एलिमेंट्स हमसे कुछ लेते हैं क्या? देते हैं। अगर वे देते हैं तो हमें देना चाहिए या लेना चाहिए? और हम क्या करते रहते हैं? हम भिखारी की तरह मांगते रहते हैं, है ना? हमें मांगना नहीं है। अच्छा भैया, दे करके अच्छा लगता है या लेकर? चेक कर लो, किसी की मदद करते ही आपको अच्छा लगेगा, लेकिन किसी से मदद ले लोगे तो एहसान फील होगा। एहसान में दबाव है, देने में एक खुशी है। इसी से पता चलता है कि हमारी नेचर क्या है? देना, ना कि लेना। फिर भी हम क्या करते रहते हैं? लेने की उम्मीद में काम करते रहते हैं। बस ये लास्ट चीज मैं बता रहा हूं, 7 वैल्यूज याद कर लो। पहली वैल्यू है नॉलेज। हम सब नॉलेज के बने हुए हैं। हम सब किससे बने हुए हैं? प्योरिटी से बने हुए हैं, पवित्रता से बने हुए हैं हम और किससे बने हैं? पीस से बने हैं, शांति से बने हैं। इसीलिए कोई आदमी गुस्सा नहीं कर सकता पूरे दिन, लेकिन शांत रह सकता है। वो हमारी नेचुरल नेचर है ना? हम किससे बने हुए हैं? हम लव से बने हुए हैं। इसलिए हम सबको प्यार पसंद है, नफरत पसंद नहीं है। ठीक है? हम और किस चीज से बने हुए हैं? हैप्पीनेस, अर्थात सुख। सबको सुख पसंद है या दुख पसंद है? सुख पसंद है, सबसे छूटना चाहते हैं, है ना? इसके बाद पावर, और लास्ट में है ब्लिस, आनंद। ये 7 वैल्यू से सोल बनी हुई है। पर इनकी खास बात क्या है? इनको आप जितना दूसरों को दोगे ये उतना आपको वापस मिलेगी। हाँ या ना? आप किसी, अच्छा देखो, मैं अगर आपके आगे हाथ जोड़ूं तो आप भी मेरे आगे क्या करोगे? हाथ ही जोड़ोगे ना। मैं स्माइल करूं तो आप क्या करोगे? अगर मैं आपके प्रति केयरिंग एटीट्यूड रखूं, मैं आपको सर्विस दूं, तो आप भी मेरे प्रति क्या रखोगे? वही रिस्पेक्ट, सर्विस देने के रिस्पेक्ट रखोगे। हाँ या ना? सिंपल। हमारे पास सब साधन हैं, सब जानकारियां हैं, लेकिन हम खुद गड़बड़ कर रहे हैं। और सारी गड़बड़ किस लिए हो रही है? सेल्फिश नेचर के कारण से। ठीक है? तो आप सबको हम निमंत्रण देते हैं 7 डेज का कोर्स करने के लिए। इस 7 डेज के कोर्स ने हमारी पूरी लाइफ बदल के रख दी, और इस 7 डेज कोर्स की वजह से हम अपने चारों इंटेलिजेंस आज अच्छे कर पाए, इनमें बैलेंस क्रिएट कर पाए। आज हमें कोई चीज इमोशनल नहीं कर सकती। आज हमें दुनिया में किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मुझे किसी से कोई थैंक यू भी नहीं चाहिए। मैं इस तरह का एक इंसान हूं ना, नॉट एट ऑल। ना मेरे को एक बात अच्छी तरह पता है, ना मैं किसी के लिए कुछ करता हूं, ना कोई मेरे लिए कुछ करता है। ये बात आप भी सीख लो। इस गलतफहमी में मत रहना कि हमने उनके लिए इतना किया फिर भी उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। हम किसी के लिए कुछ नहीं करते। अगर हम किसी के लिए कुछ करते होते तो ये कभी ना कहा जाता जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये शब्द कभी भी ना होते। मेरा किया मेरे साथ जाएगा, जो करेगा उसका किया उसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप 7 डेज कोर्स करते हो तो आपकी बाकी की पूरी जिंदगी में
ये चारों इंटेलिजेंस होंगे और आपकी पूरी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। लास्ट में एक कहानी सुनाता हूँ और कहानी से अपनी बात एंड करता हूँ आपके साथ में। इस कहानी का बहुत इम्पैक्ट है मेरी जिंदगी में और ये कहानी आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। आपने सुन भी रखी होगी लेकिन मैं फिर से इसी को सुनाता हूँ। एक बार एक बच्चे ने, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी मुझे मेरे जीवन का मूल्य बताइए, मेरे जीवन का मूल्य क्या है, मेरे जीवन की इंपॉर्टेंस क्या है। गुरुजी ने कहा ठीक है बताऊंगा, तुम एक काम करो, ये लाल रंग का एक पत्थर है, इसको लेकर के जाओ, इसको बेचना मत, बस इसका मूल्य बाजार में लगवा के लाना। वो उसको लेके बाहर निकल जाता है, बाहर जाता है तो एक संतरे वाला संतरे बेच रहा होता है। वो उससे पूछता है कि आप इसको कितने रुपए में लेंगे। कहता नहीं 2 दर्जन संतरे दे दूंगा। तो कहता है ठीक है बेचना नहीं है। आगे बढ़ जाता है, एक सब्जी वाले के पास जाता है, सब्जी वाला देखता है, वो भी कहता है मेरे को दे दे, मैं अपनी दुकान पे लटकाऊंगा, बहुत लोग सब्जी लेने आएंगे, इसे देख करके 2 बोरी आलू ले जा। उसने कहा नहीं। उसके बाद में फिर वो और आगे बढ़ता है, एक सुनार के पास जाता है, गोल्ड के पास जाता है और जब उसके पास जाता है तो उससे पूछता है कि क्या आप क्या कीमत लगाओगे। तो बोलता है 50 लाख रुपए। कितना? अब तो वो चौंक जाता है, इतनी कीमती चीज है, और वो नहीं देता है। फिर वो डायमंड मर्चेंट के पास जाता है, वो कहता है इसकी कीमत है 5 करोड़ रुपए। तो वो उससे कोई बताता है कि इस शहर का एक प्रेसिडेंट है जो बहुत ही स्पिरिचुअल व्यक्ति है, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, वही इसकी सही कीमत बताएगा, नहीं तो तुम ठग लिए जाओगे। उसके बाद वो उसके पास जाता है, जाकर के वो जैसे ही उसको देखता है वो पहचान जाता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो एक सफेद रंग का कपड़ा नीचे बिछाता है, उस पर उसको रखता है, दंडवत प्रणाम करता है और कहता है ये तो सच्चा मोती है, पूरा ब्रह्मांड भी बिक जाए तो इसकी कीमत नहीं लगा सकता। और वो उस मोती को लेकर वापस आता है, गुरुजी को सारी कहानी सुनाता है, संतरे वाले से लेकर के और प्रेसिडेंट तक की, और फिर से वही सवाल दोहराता है, गुरुजी अब तो मुझे मेरे जीवन का मूल्य बता दीजिए। तो गुरुजी का जो सेंटेंस है वो हम सबकी जिंदगी के लिए मैसेज है। गुरुजी कहते हैं अरे नादान, तुझे आज भी समझ में नहीं आया कि तेरी जिंदगी क्या मूल्य है? ये सिर्फ पूरी तरह तेरे ऊपर निर्भर है। तू चाहे तो इसे 2 दर्जन संतरों में बेच दे, तू चाहे तो इसको 2 बोरी आलू में बेच दे, तू चाहे तो इसे 50 लाख के लायक बना दे, तू चाहे तो 5 करोड़ के लायक बना दे, और तू चाहे तो इसे इतना अनमोल बना दे कि पूरी कायनात में कोई इसे खरीद ना सके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमें समझना है, ये आपकी जिंदगी है, आप इस जिंदगी को कितना वैल्यूएबल बनाना चाहते हो, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन इस पूरी जिंदगी का मूल्य इसी पर निर्भर करेगा कि आप अपने आप को कितना विद्वान बनाते हो। अपने चारों इंटेलिजेंस जगाइए और जीवन को सुकून से बेहतर और संतुलित रूप में जिए। हमारी दीदी यहाँ पर हैं, अनिता दीदी जी, और आप सोचिए और सेंटर पर आप जाएंगे वहाँ राधा दीदी हैं। आप जाकर के 7 डेज बेसिक कोर्स जरूर कीजिए। आप बहुत सारी चीजें, मैं कोर्स ऑनलाइन भी हम करा रहे हैं, और अगर दिव्या वेलनेस मेरा यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे एक पहले दिन से लेकर 31 डेज तक के चैप्टर्स हो चुके हैं। अगर आप 1 घंटे रोज उसको सुनना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ की हर सिचुएशन को सॉल्व करने में आप कैपेबल हो सकते हैं। उसमें गोल्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, अपने गोल सेटिंग कैसे करना चाहिए, माइंड की काउंसलिंग्स को लेकर के हमें कैसे काम करना चाहिए, सेल्फ काउंसलिंग को लेकर के ये लर्न कीजिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो जीवन में आपको पल पल काम आएंगी हर सिचुएशन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन कराऊं, तो मैं एक आपको मेडिटेशन सिखा रहा हूँ। ये खाली सेल्फ टॉक मेडिटेशन कहलाता है। अगर ये भी आप करते हो तो आपको अच्छा लगेगा। वैसे आप लिख के भी कर सकते हो, आप घर जा करके रोज लिख के मेडिटेशन करो। लिख के मेडिटेशन से फायदा ये होता है कि हमारा मन भटकता नहीं है। यहाँ किस किस को लगता है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन 100% है? हाथ उठाओ। किसी की नहीं है? चलो मैं आज खुशखबरी देता हूँ, आप सबकी कॉन्सेंट्रेशन 100% है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, किसी कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकती है। आप बोलोगे कैसी बात है, तो अजीब सी बात हो गई, हमारा ध्यान तो लगता नहीं है, पढ़ाई में नहीं लगता। हाँ लगता। सवाल ये नहीं है कहाँ नहीं लगता, सवाल ये कहाँ कहाँ लगा हुआ है। हमारा ध्यान वहां लगता है जहां हमारा इंटरेस्ट होता है। आप बताओ, जो आपकी इंटरेस्ट की चीज होती है, कभी ध्यान भटका है वहां से आपका? किसी को मूवी में इंटरेस्ट आ रहा हो तो खाना भी लेके चला जाए तो भी दिखाई नहीं देता है। हाँ या ना? हाँ, तो प्रॉब्लम इंटरेस्ट में या कॉन्सेंट्रेशन में? हाँ, कोई बोलता मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है, उतनी मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, और उसे याद होगी 20 साल पुरानी बात बिल्कुल डिक्टो, कौन से पल किस मोमेंट में तुमने क्या क्या मेरे से कहा था। तो मेमोरी में प्रॉब्लम है या इंटरेस्ट में प्रॉब्लम है? टेक द राइट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट राइट हो जाएंगे तो मेमोरी ऑटोमेटिकली आपकी राइट हो जाएगी। ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन किससे बनती है? देखो, आप अगर मैं आपको बोलूं आप एक ऐसे लिखो काव के ऊपर, तो पूरे टाइम आपके दिमाग में कौन रहेगी? काव। मैं बोलूं माँ के ऊपर ऐसे लिखो, कौन रहेगा दिमाग में? माँ। पिता के ऊपर? पिता। तो अगर मैं बोलूं भगवान पर ऐसे लिखो, तो पूरे टाइम कौन रहेगा दिमाग में? इजी थिंग।
मैं 1.5-2 घंटे तक रिटन मेडिटेशन करता हूँ, इतना मजा आता है, खुद से बात करता हूँ, खुद के बारे में अच्छा लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं बोल के बताऊंगा, आप सब अपनी अपनी आंखें बंद करो और ये एक्सपीरियंस करो कि आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, जो कि मैं अपने यहाँ पर बैठी हूँ फॉरहेड में, मस्तक के बीचों बीच। आंखें मैं इसलिए बंद करने कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है तो ध्यान भटकता रहेगा, इसलिए आंखें बंद करो और फील करना बस इसको जो मैं आपको बोलता जाऊं, और मेरे साथ बोलना है आपको, जस्ट यूज है ना टॉक। आप मैं जैसा जैसा बोलूंगा पहले आप बिल्कुल साइलेंस हो जाएं, अंदर तक सीधा बैठे, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधा, पूरा फोकस ऐसा रखें, ऐसा फील करें आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप जहां भी आपका विश्वास है, उनको अपने सामने इमेजिन करें और महसूस करें जैसे उनका हाथ आपके सर पे है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। और आप मेरे साथ साथ बोलना शुरू करेंगे, थैंक यू गॉड, आपकी ब्लेसिंग से मैं और मेरा परिवार पूरी तरह स्वस्थ है, समृद्ध है, संपन्न है। थैंक यू गॉड, आपके मार्गदर्शन से, आपकी पवित्र छत्र छाया में मेरा माइंड, मेरा इंटेलेक्ट पावरफुल है। थैंक यू गॉड, आपके साथ के कारण मैं संसार में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरी मेमोरी ट्रांसपेरेंट है, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, बहुत प्रोडक्टिव हूँ। थैंक यू गॉड, आपकी ब्लेसिंग से मुझे संसार में सबसे अच्छा परिवार मिला, सबसे अच्छे भाई बहन मिले, सबसे अच्छे दोस्त मिले, सबसे अच्छे टीचर्स मिले, सबसे अच्छा कैरियर मिला, सबसे अच्छा समाज मिला, सबसे अच्छे देश में जन्म मिला। थैंक यू गॉड, आप वैद्यनाथ हैं, आपकी छत्र छाया में, आपकी पवित्र औषधियों से मेरा तन और मन स्वस्थ है, सुखी है, समृद्ध है। थैंक यू गॉड, सब मुझे प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करती हूँ। थैंक यू गॉड, सब मुझे सहयोग करते हैं, मैं सबको सहयोग करती हूँ। थैंक यू गॉड, आपकी छत्र छाया में, आपके वरदानी मार्गदर्शन में मेरी प्रोग्रेस दिन दूनी रात 4 गुनी हो रही है। मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली संसार की सबसे समृद्ध आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, आपके पवित्र वरदानों के लिए। ओम शांति, ओम शांति। ओपन योर आइज। और आप केवल इतना रोज केवल टॉक भी करोगे तो आप जानते हैं जो हम बोलते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में जाता है, धीरे धीरे उसकी फाइल आपके माइंड में क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी और आप देखना आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी हो जाएगी। कहते हैं स्पीक व्हाट यू वांट, नेवर स्पीक व्हाट यू डोंट वांट। भले ही आप में इनमें से कुछ भी ना हो, आप इंटेलिजेंट भी ना हो, माइंड भी डिस्टर्ब रहता हो, जो कुछ आपके साथ होता है उसका उल्टा बोलना है आपको, उसका उल्टा लिखना है आपको। गुस्सा खूब आता है पर आपको लिखना है आई एम अ पीसफुल सोल। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, एक दिन आपका माइंड उसी को ग्रैस्प करना स्टार्ट कर देगा एंड यू फील एनर्जेटिक ऑल ओवर। ठीक है, अभी मैं दीदी से बोलूंगा कि वो कुछ देर आपसे बात करें। सबका मन फ्रेश हो गया या नींद आ रही है या पेट में कुछ हो रहा है?